हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कोल्ड वॉर एरा। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इस तरह की वॉर होती है जिसमें हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसमें हम वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हाँ हम डिस्ट्रक्शन ज़रूर करते हैं बट विदाउट वेपन। अभी द कोल्ड वॉर एरा में क्या था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पहला हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? इसमें दो कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट इज़ यूएस एंड सेकेंड इज़ यूएसएसआर। यूएसएसआर रशिया का पहला वाला नाम है। आप इस चैप्टर में रशिया नहीं लिख सकते हैं, रशिया विल बी रॉन्ग। दो कंट्रीज़ हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। दीज आर द सुप्रीम पावरफुल कंट्रीज़। पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि यही दो कंट्रीज़ हैं उस टाइम पर जिनके पास में न्यूक्लियर पावर थी। तो क्या हुआ कि यूएसएसआर ने क्यूबन नाम की जगह में अपनी मिसाइल्स को इम्प्लांट कर दिया जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यूएस को लगा कि ये मेरे पे अटैक करना चाहता है, तो इसने क्यूबन में मिसाइल्स रखी हैं। तो यूएस अपनी पावर के थ्रू वो मिसाइल्स को हटवा देता है एंड उस मिसाइल को हटवाने वाला जो केस है उसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसकी वजह से यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वॉर की वजह से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशंस आ गई यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई क्योंकि ये दो एक सुपर पावर कंट्रीज़ थी, न्यूक्लियर पावर्स थी। पूरे वर्ल्ड को डर था कहीं अगर दोनों एक दूसरे से लड़ गई तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई एंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई? एक तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से, दूसरा इसका कारण है कि यूएस ने अपनी पावर दिखाने के लिए जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब्स गिराए थे अगस्त 1945 में। सोवियत यूनियन भी यूएसएसआर का ही दूसरा नाम है। सोवियत यूनियन ने उस अटैक को क्रिटिसाइज़ किया था, बोला था कि यूएस ने ये गलत किया। तो ये एक दूसरा कारण आ गया यूएस के पास में कि क्यों यूएसएसआर को यूएसए पसंद नहीं करता। पर ये जो दो कंट्रीज़ है बहुत ही ज़्यादा रैशनल चली। इनको पता था कि हम दोनों अगर हम अपनी ये न्यूक्लियर पावर यूज़ कर देंगे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कोल्ड वॉर की वजह से पूरा वर्ल्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट वो था जो यूएस के साथ में है, सेकेंड वो था जो यूएसएसआर के साथ में है एंड थर्ड वो था जो दोनों के साथ में नहीं है। तो यूएस ने क्या किया, अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। फर्स्ट नाटो, सेकेंड सीटो एंड थर्ड इज सेटो। यूएस को हमने एक नाम दिया दैट इज़ वेस्टर्न अलायंस। अलायंस का मतलब होता है यूनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। सो वेस्टर्न अलायंस इज कॉल्ड द कंट्रीज हु आर अलाइंड विद यूएस। अभी सेकेंड अलायंस था हमारा सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के साथ में जो कंट्रीज जुड़ गई थी, हमने उन्हें नाम दिया ईस्टर्न अलायंस और इसे वॉर्सो पैक्ट भी कहा गया। अब जो कंट्रीज यूएस एंड यूएसएसआर के साथ में अलाइन हुए थे वो इसलिए हुए थी ताकि उन्हें ये था कि हमें प्रोटेक्शन मिले, वेपन्स मिले, हमारी इकोनॉमी शायद अच्छी कर दी जाए। और ये दो कंट्रीज़ उन सब कंट्रीज़ के साथ में क्यों अलाइन हुए थे? ताकि ये एक दूसरे की कंट्रीज़ में ट्रूप्स भेज सके, स्पाई कर सके, जान सके कि दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, और तीसरा वहाँ पर टेस्टिंग कर सके अपने वेपन्स की। चाहे वियतनाम, कोरिया और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, बट देन एज वेल ये दो कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा रैशनल और रिस्पॉन्सिबल रही। इन्हें पता था कि हमारी जो राइवलरी है पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी। अगर हम आर्म रेस कर देते हैं, अगर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कर देंगे तो उस थर्ड वर्ल्ड वॉर की विक्ट्री देखने के लिए कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा। इन्हें पता था कि इनकी वॉर की वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। वो डिस्ट्रक्शन ना हो उसके लिए इन्होंने किया एक आर्म कंट्रोल और ट्रीटीज़ बनाई जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। वो ट्रीटीज़ थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी, SALT I, SALT II, START I and START II. As I told you, because of these two countries, world was divided into 3 parts. जो तीसरा पार्ट था
वो कंट्रीज़ जो यूएसए और यूएसएस के साथ में नहीं थी वो थी नैम। उन्होंने अपने इस ब्लॉक को नाम दिया नैम। नैम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नैम ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि जितनी भी डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं, रिसेंटली डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं या एलडीसीज़ हैं, वो उसे डेवलप करेगा। एंड वो कंट्रीज़ कौन सी थी जिनके साथ में नैम अलाइन हुआ था, जुड़ा था? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। एंड वहाँ पूरी कोशिश की, एक क्रूशियल रोल पे किया, जितना भी कोल्ड वॉर का, कन्फ्लिक्ट का जितना भी असर वहाँ जा रहा था, वहाँ पर एक पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करे। नैम के 5 फाउंडर्स थे। पहला यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोड टिंटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गमाल अब्देल नज़र, इंडोनेशिया से सुकरानो एंड गाहन से कवम नुखाम। नैम ने पहला ये काम किया कि वो एलडीसीज़ को डेवलप करेगा। एलडीसीज़ माने लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जहाँ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई है, मतलब कि डेवलपमेंट के अंडर है। एंड इनिशिएट किसने किया, किसके अंडर ये काम किया उन्होंने? नियो के अंडर। नियो मीन्स न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंडर। इन एलडीसीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट लेकर आई 1972 में। उस रिपोर्ट में ये था कि जितने भी एलडीसीज़ हैं उन सबको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, वेस्टर्न मार्केट उनके लिए ओपन है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की प्राइस है इन एलडीसीज़ के लिए कम है, और उन्हें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी अपना एक रोल प्ले करने का मौका दिया जाएगा। इंडिया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कोल्ड वॉर से दूर रहने के लिए। फर्स्ट, वो किसी भी अलायंस के साथ में नहीं जुड़ा, ना यूएस के साथ में, ना यूएसएसआर के साथ में। सेकंड, उसने ये सब डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए एक अलग अलायंस बना ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इस तरह की वॉर होती है जिसमें हम हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसमें हम वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हाँ, हम डिस्ट्रक्शन ज़रूर करते हैं, बट विदाउट वेपन। अभी द कोल्ड वॉर एरा में क्या था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पहला हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? इसमें 2 कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट इज़ यूएस एंड सेकेंड इज़ यूएसएसआर। यूएसएसआर रशिया का पहला वाला नाम है। आप इस चैप्टर में रशिया नहीं लिख सकते हैं, रशिया विल बी रॉन्ग। 2 कंट्रीज़ हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। दीज आर द सुप्रीम पावरफुल कंट्रीज़। पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि यही 2 कंट्रीज़ हैं उस टाइम पर जिनके पास में न्यूक्लियर पावर थी। तो क्या हुआ कि यूएसएसआर, स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर आपको समझाने की। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है, नहीं भी आया तो भी मुझे बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोल्ड वॉर एरा की कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव आपके लिए वीडियो बनाऊं, प्लीज़ डू मैसेज मी फॉर दैट थिंग। थैंक यू सो मच।